Hello, friends. Welcome to our channel Passion Education. आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर का वेटेज 50 to 60% होता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, और ख़ास करके जब बात हो जाए क्लास 1, क्लास 2 लेवल के एग्ज़ाम्स में, तो करंट अफेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखा जाए तो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी लेवल की एग्ज़ाम्स, बैंक्स एग्ज़ामिनेशन, रेलवे की, वनडे जितनी भी एग्ज़ामिनेशंस हो जाती हैं, उन सभी के अंदर भी करंट अफेयर अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप करंट अफेयर को उतना ज़्यादा अपने प्रिपरेशन का हिस्सा बनाएं। चलिए, तो आज हम कवर करने वाले हैं 25 से लेकर के 29 नवंबर तक का हमारा करंट अफेयर, जहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है डार्क टूरिज़्म के बारे में। Amid the ongoing war in Ukraine, the concept of dark tourism has gained traction, with a visitor exploring war-torn locations like the destroyed Irving Bridge and tank graveyard. तो यहाँ पे बात आ जाती है कि डार्क टूरिज़्म के बारे में बात क्यों हो रही है। तो बताने लग जाए कि जैसे कि आप जानते हैं, रसिया और यूक्रेन के वॉर ने 1000 डे से भी ज़्यादा क्रॉस कर लिया है, और उसी बीच लोग विज़िट कर रहे हैं वॉर टॉर्न लोकेशंस को, और इसी वजह से डार्क टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट बाहर आया है, जहाँ पे बात की जाती है कि डार्क टूरिज़्म के अंदर टूरिस्ट विज़िट करते हैं ऐसे लोकेशन को जो कि एसोसिएटेड है डेथ, ट्रेजेडी, सफरिंग, बैटलफील्ड, डिज़ास्टर जोन, मेमोरियल्स एक्सेट्रा। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क टूरिज़्म। हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि किस टॉपिक के सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और किसको आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है, राइट। सेकेंड बात कर लेते हैं, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल लॉन्चेस ऑथेंटिसिटी सील फॉर जम्मू एंड कश्मीर क्राफ्ट। तो यहाँ पे रिसेंटली व्हाट हैज़ बिन हैपन इज वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल लॉन्च्ड ऑथेंटिसिटी सील। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट रिसीव्ड इम्पॉर्टेंट अटेंशन एंड वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सील ऑफ ऑथेंटिसिटी फॉर द क्राफ्ट। तो कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है उसके लिए ऑथेंटिसिटी सील लॉन्च किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ये आपको ध्यान में रख लेना है। On the next point, we are going to talk about Operation Tamarisk. So, during the Cold World War, what happened is कि इंटेलिजेंस गैदरिंग को क्रूशियल माना गया बाय यूएस, यूके एंड फ्रांस, एंड दे वर फाइंडिंग वेज कि किस तरीके से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले एंड वी कुड टेक एडवांटेज ओवर द सोवियत यूनियन, एंड वन वे वाज टू गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू द डिस्कार्डेड मटेरियल्स। तो यहाँ पे डिस्कार्डेड मटेरियल्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही थी। इसे मिशन को ऑपरेशन तमारिस्क कहा जाता है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया COP29 में। आप सभी जो करंट अफेयर को बहुत ही ढंग से फॉलो करते हैं, जो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से तैयारी के लिए सीरियसली होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी को कमेंट करना है कि COP29 कहाँ हुआ है, इस साल का एंड पिछले साल का कहाँ हुआ है, विच इज़ कोलैबोरेशन बिटवीन द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लाइमेट क्लब। इसका एम क्या है, जब भी कोई इनिशिएटिव लॉन्च की जाती है, कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाता है, वो भी इतने बड़े लेवल पर, तो आपको याद रखना है कि उसका एम क्या है। सो इट एम्स टू एड्रेस एमिशन फ्रॉम हाई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो इसका एम है कि वो एड्रेस करेगा एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस होते हैं हाई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उन सभी को एड्रेस करने की कोशिश करेगा। सो अभी बात कर लेते हैं नेफीथायरोमसिन के बारे में, जो कि है फर्स्ट डोमेस्टिकली produced antibiotic targeting multi-drug resistant bacteria. This
Antibiotic is aimed at treating community-acquired bacterial pneumonia in adults. तो ध्यान में रख लीजिएगा कि ये पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक है जो कि टारगेट करता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट को. कमिंग टू वॉट अवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम. इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे छोटा सा रिविजन करेंगे. So basically it is a central sector scheme. I have already explained what is central sector scheme. There are two kinds of scheme, central sector scheme and the another one is central sponsor scheme. In central sponsor scheme, what happen is the expenses for that particular scheme is shared between center and state, while in central sector scheme the expenses are covered by central government. Hope it is clear to you all. It is तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का जो एम है वो है टू प्रोवाइड नेशन वाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल पब्लिकेशन फॉर स्टूडेंट faculty and researchers in government managed higher education and R&D institutions. So basically our one nation one subscription scheme aligns with the National Education Policy 2020, which has emphasized research as a cornerstone of outstanding education. The scheme will be coordinated by Information and Library Network, that is an autonomous inter-university center under University Grant Commission. ओके, बात कर लेते हैं हम नैकरपट्टी टंगस्टन ब्लॉक के बारे में. सो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नैकरपट्टी टंगस्टन ब्लॉक को ऑक्शन किया एंड इट वाज ऑक्शन टू हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बट दैट फेस्ड कंट्रोवर्सी एज इट्स एरिया ओवरलैप विद द अट्रपाटी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट which raised ecological and cultural concern. अगर बात कर लें टंगस्टन की, so it has been categorized as a critical and strategic mineral that is essential for national development. It is known for its high melting point, highest among the metals, and its exceptional strength. It is resistant to corrosion and thermal expansion, making it ideal for industrial applications. See students, what happen is in UPSC kind of exam, वो एक क्वेश्चन कर देंगे कि ठीक है टंगस्टन के रिलेटेड दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, एंड इन दैट स्टेटमेंट दे कुड आस्क वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. उन्होंने सही लिखी हो या गलत लिखी हो तो आपको याद रखनी चाहिए कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, एंड उस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं उसके एप्लीकेशंस यूजेस वगैरह क्या हो सकते हैं. सो चाइना डोमिनेट्स ग्लोबल टंगस्टन प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग ओवर 80% ऑफ सप्लाई. जब भी ऐसी कोई एनवायरमेंटल चीज़ें से रिलेटेड न्यूज़ होती है ना, तो वहाँ पे जो ब्लॉक है, जो मेटल मिनरल जिन भी चीज़ों के बारे में आया है तो उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा. सो हियर बेसिकली चाइना डोमिनेट्स by contributing 80% of the supply, and in India, if we talk about India, the major reserves are Karnataka, which contribute 42%. Secondly, Rajasthan, Andhra Pradesh and Maharashtra. There are smaller deposit in Tamil Nadu, Haryana, Uttarakhand and West Bengal. So this was first tungsten block being auctioned in 2024 at Naikarpatti in Tamil Nadu and Balepalyam in Andhra Pradesh. Sorry if I am mispronouncing any location name. Coming toward our another news, that is Asiatic lion. They are also called Persian lion or Indian lion. They are subspecies of Panthera leo found only in India. Do remember this. They are only found in India and they are confined to Gir National Park. Asiatic lions are slightly smaller than African lions. If we see their IUCN red list category, they are vulnerable in CITES. They are handed in Appendix 1, and Wildlife Protection Act 1972 has categorized them into Schedule 1. नेक्स्ट न्यूज़ हमारी डिस्कस करती है मेज टेलीस्कोप के बारे में. द मेजर एटमॉस्फेरिक चैनकॉफ एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप. After being launched on 4th of October 2024, this telescope has been used. So what's so important in it? So if we talk about the location, in Hanle, Ladakh, it stands at 4.3 km above sea level, making it the highest of its kind globally.
and it features 21-meter wide dish that is largest in Asia. Now, it is somehow related to gamma rays. How? So यहाँ पे गामा रेज एक तरीके के हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. दे possess shortest wavelength and provide highest energy in the spectrum. Human being cannot see gamma rays. Do remember this, human being cannot see gamma rays at all. Gamma rays originate from various cosmic phenomena. This include pulsar, सुपरनोवाई, ब्लैक होल्स. आप अचानक से सोच रहे होंगे कि मेस टेलीस्कोप को हम डिस्कस कर रहे थे, वाई वी हैव जम्प टू गामा रेज. ठंडे रखिए थोड़ा, इसके रिलेटेड ही है. मेस टेलीस्कोप क्यों लगाया गया है, किसके रिलेटेड, क्या स्टडी करने के लिए, हम वही डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो गामा रेज कहाँ से ऑरिजिनेट करती हैं? दे ऑरिजिनेट फ्रॉम वेरियस कॉस्मिक फेनोमेना विच इंक्लूड पल्सर, सुपरनोवा, ब्लैक होल्स. And the Earth atmosphere effectively blocks gamma ray. The shielding protects living organism from potential harm. Gamma rays can damage cells and DNA due to their high energy. अभी हमने देखा that they have shortest wavelength and highest energy. To study these rays, astronomers traditionally use space-based observatory. तो इनके बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ रहा था हमें अब तक? स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है? ब्लॉक कर देता है गामा रेज को. अच्छा है, ठीक है. इसके पोटेंशियल जो हार्म हो सकते हैं ना, वो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है. दैट्स वाई. Now, ground-based techniques can also detect gamma rays. Okay, when gamma ray enter the atmosphere, अब ये हो रहा है कि हमारा एटमॉस्फेयर तो शील्ड कर लेता है, तो ग्राउंड बेस्ड टेक्निक किस तरीके से सक्सेसफुल होगी, तो वही यहाँ समझाया जा रहा है. व्हेन गामा रे एंटर द एटमॉस्फेयर दे इंटरैक्ट विद द एयर मॉलिक्यूल, और इस इंटरैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन पोस्ट्रॉन पैड्स बन जाती है. ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि जब गामा रे अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, इट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोस्ट्रॉन पैर and discharge particles travel faster than light in air. Cherenkov radiation. The interaction of a gamma ray produces Cherenkov radiation. This radiation emits a faint blue light. It resembles violet and blue light in visible spectrum. And MACE, that is an imaging atmospheric Cherenkov telescope, it is designed to collect this Cherenkov radiation, and जिसकी मदद से जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं वो हाई एनर्जी गामा रेज ग्राउंड बेस्ड टेक्निक से भी उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं. तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मेस टेलीस्कोप है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किसके बारे में स्टडी करने के लिए लगाया है. अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स. ऑन द नेशनल मिल्क डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, बर्थडे ऑफ वर्गीश कुरियन, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने रिलीज़ किया एनुअल पब्लिकेशन ऑफ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024. इट इज़ बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सैम्पल सर्वे, जो कि कंडक्ट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री इन 3 सीजन, दैट इज समर, रेनी एंड विंटर. अब ये जो हमारा इंटीग्रेटेड सैम्पल सर्वे है वो डेटा प्रोवाइड करता है और मेजर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जैसे कि आप देख लीजिए मिल्क, एग, मीट और वुल हो गई, और इन्हीं स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम पॉलिसीज बनाते हैं. अगर मीट के प्रोडक्शन की बात करें तो उसका एस्टिमेशन दिया गया 10.25 मिलियन टन्स. एंड वेस्ट बंगाल हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है. एग प्रोडक्शन के बारे में अगर हम देख लिया जाए तो 142.77 बिलियन. एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक 2nd है इन एग प्रोडक्शन, और वो यहाँ एग प्रोडक्शन में भी सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल का है. Talking about milk production, so India's milk production is estimated to be 239.30 million tons. ग्लोबली अगर इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया टॉप करता है, कंट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन. उत्तर प्रदेश हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है मिल्क का? उत्तर प्रदेश में. वुल प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान इज हाईएस्ट वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट. So yes students, with this our session comes to an end. Hope you enjoyed. Do subscribe our channel if you are new on our channel.
दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक बटन हिट करें, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट करें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।